हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। और सेकंड थ्योरम डिस्कस की थी, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी, लेकिन उसका कन्वर्स पार्ट हमेशा ट्रू नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, सीक्वेंस एन ली थी -1 टू पावर n, और ये सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड मिली थी लेकिन कन्वर्जेंट नहीं थी। ठीक है, इसके बाद में अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंसेस पढ़ी थी, सम ऑफ सीक्वेंस, प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस और डिवीजन ऑफ ए सीक्वेंस, डिफरेंस ऑफ ए सीक्वेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। तो उसी क्रम में यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे सीक्वेंस से रिलेटेड, जो कई बार हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन में यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या है। देखो इसमें क्या लिखा है, इफ़ ए एन इज बाउंडेड एंड बी एन कन्वर्जेस टू जीरो। अगर कोई एक सीक्वेंस बाउंडेड है और बी एन जीरो पे कन्वर्ज कर रही है तो दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट वो किस पे कन्वर्ज करेगा, जीरो पे। तो यहाँ पे ए एन बाउंडेड का मतलब क्या हुआ कि मैं सीक्वेंस इस तरह से ले लूँ ए एन, तो ए एन सीक्वेंस का इन टर्म मैंने ले लिया -1 टू पावर एन जो अभी लिया था, ठीक है। और बी एन कन्वर्जेस टू जीरो, तो बी एन कन्वर्जेस टू जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी सीक्वेंस जिसमें 1/n, n² इस तरह से टर्म लिखे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए एन इंटू बी एन -1 टू पावर n/n। तो जब इसकी लिमिट लेंगे, देखो यहाँ पे सिर्फ एरो लगा के जीरो लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन। इसका मतलब ये रहेगा, अगर हमें कहीं भी इस तरह से लिख दिया गया है कि ए एन टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब सीक्वेंस का nth टर्म जीरो की तरफ जा रहा है, तो इस टोटल का मतलब होता है कि लिमिट हम n गोज टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, किसके लिए, ए एन टर्म के लिए, और वो हमें क्या मिल रहा है, जीरो। तो इसका मतलब हम टोटल इस तरह से निकालेंगे हर बार। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया था, -1 टू पावर n/n। अब अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं तो इसकी लिमिट क्या आएगी, वो जीरो आएगी। तो यही फर्स्ट रिजल्ट में लिखा है यहाँ पे कि अगर कोई एक सीक्वेंस बाउंडेड है और दूसरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, यहाँ पे इसको हम कन्वर्जेंट भी लिख सकते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा कन्वर्जेंट होगा। तो फर्स्ट रिजल्ट में हमें ये बताया गया है। अब सेकेंड रिजल्ट में देखो क्या है कि कोई सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर रही है लिमिट ए पे, इस ए पे कन्वर्ज कर रही है। तो इस टोटल का अगर मैं यहाँ पे एक बार और मतलब लिखना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बराबर क्या है, ए है। तो इस एरो का मतलब यही रहेगा। तो क्या लिखा है, अगर ये हमारे पास इस तरह से कोई एक सीक्वेंस दी है कि वो ए पे कन्वर्ज कर रही है, तो मॉडुलस, मतलब अगर मैं मॉडुलस लूँ उस सीक्वेंस के सभी टर्म का और उसकी कन्वर्जेंट टेस्ट करूँ, तो वो किसके इक्वल आएगी, मॉडुलस ऑफ ए के इक्वल आएगी। लेकिन इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा। कन्वर्स मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस जिसका मैं मॉडुलस लेके उसकी कन्वर्जेंट निकालूं और वो ए पे कन्वर्ज कर जाए, तो क्या सीक्वेंस वो कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्स का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या इसके लिए ये वाला ट्रू होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो हमें क्या यहाँ पे चेक करना है कि कोई सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज कर रही है मॉडुलस ए एन टू मॉड ए। तो हमें प्रूफ करना है कि क्या ए एन कन्वर्ज करेगा ए पे, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखो क्या लेंगे, -1 टू पावर n। इस सीक्वेंस के लिए मॉडुलस अगर लें, मॉडुलस ऑफ ए एन, तो क्या आएगा, -1 टू पावर n का मॉडुलस, तो ये 1 आएगा, मॉड 1। तो अब यहां से देखो हमारे पास मॉडुलस ए एन तो कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, ठीक है, 1 या मॉड 1 लिख सकते हैं इसमें,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सीक्वेंस हमारे पास क्या थी, इसका nth टर्म an माइनस 1 टू पावर n, ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, नॉट कन्वर्ज 1, ये 1 पे कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कन्वर्स है वो हमेशा ट्रू नहीं होगा, कई बार कन्वर्स ट्रू भी हो सकता है, लेकिन हमेशा कन्वर्स ये ट्रू नहीं होगा किसी भी सीक्वेंस के मॉडुलस के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जो ये पूरी कंडीशन को होल्ड करे और कन्वर्स भी ट्रू कर जाए, तो उसके लिए हम सीक्वेंस ले सकते हैं an बराबर माइनस 1 टू पावर n अपॉन n। तो इसका मॉडुलस भी 0 पे कन्वर्ज करेगा और सीक्वेंस भी ये 0 पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी को यूज करके सीक्वेंस के बारे में बताया गया। अब थर्ड रिजल्ट क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है तो मॉडुलस ऑफ सीक्वेंस भी 0 पे कन्वर्ज करेगा। मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर सीक्वेंस इस 0 पे कन्वर्ज कर रही है तो उसका मॉडुलस भी 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो इसका एक एप्लीकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हमें ये शो करना है कि सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है। तो अभी अगर हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ साइन n पाई अपॉन n है, तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो साइन इन्फिनिटी के लिए क्या होता है कि वो अगर मैं साइन की वैल्यू देखूं साइन x, तो इसकी रेंज हमेशा माइनस 1 टू 1 मिलेगी। ठीक है, वो एक फाइनाइट वैल्यू तो मिलेगी लेकिन माइनस 1 टू 1 के बीच में मिलेगी। ये मॉड नहीं रहेगा, यहाँ पे साइन रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको मॉड में लिखना चाहूँ तो सिर्फ इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन x मॉड लेस देन 1। तो ये कंडीशन। तो अब हम यहाँ पे ये जो रिजल्ट 3 है इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट दोनों तरफ से ट्रू है। अगर हमें कंडीशन इस तरह से मिलती है कि an कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, तो मॉडुलस an कन्वर्ज करेगा 0 पे। अगर मैं मॉडुलस an ले लूँ वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या मिलेगा कि an जो सीक्वेंस ये लिए ये भी 0 पे कन्वर्ज करेगी। तो हम इस वाले टर्म से इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि मॉडुलस अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे कि 0 पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये सीक्वेंस भी 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल an क्या लिखा है, इसमें an लिखा है साइन n पाई अपॉन n। तो an बराबर है हमारे पास साइन n पाई अपॉन n। तो इसका मॉडुलस ले लो, मॉडुलस ऑफ an बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ साइन n पाई अपॉन n। और साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, वो लेस देन 1 होती है। तो ये टोटल हमारे पास किसके हो जाएगा, लेस देन 1 अपॉन n के। तो n हमारे पास क्या होता है, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, तो इस वजह से मॉड हम यहाँ पे हटा सकते हैं। तो 1 अपॉन n आया। जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, अब इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉडुलस an वो किस पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे। तो दिस इम्प्लाइज an भी किस पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे। तो an 0 पे कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ कि ये लिमिट हमारे पास सेटिस्फाइड होगी। तो हमने थ्योरम ये रिजल्ट 3 का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को किया है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फोर्थ में क्या लिखा है कि कोई सीक्वेंस दी है, कन्वर्जेंट है वो, और bn एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस ले लिए, एक कन्वर्जेंट लिए एक डाइवर्जेंट लिए। तो इन दोनों का सम वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर ये सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्जेंट कर रही है तो सम भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगा। लेकिन प्रोडक्ट के लिए ये ट्रू नहीं होगा हमेशा। अगर मैं कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस और एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस लेता हूँ और उनके बारे में अगर चेक करने की कोशिश करूँ कि वो क्या डाइवर्जेंट होंगे या नहीं, तो ये हमेशा नहीं ट्रू होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट ऑलवेज ट्रू, तो हमेशा ट्रू नहीं होगा। इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एक सीक्वेंस ली कन्वर्जेंट an इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर। तो n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस।
और एक ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस ली, अगर मैं इसमें प्लस n टेंस टू इन्फिनिटी लूँ तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्जेंट होगी। अब इन दोनों का सम क्या आएगा, 1/n² प्लस n। तो जब इसकी लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगी। लेकिन प्रोडक्ट के लिए an और bn का प्रोडक्ट लें तो 1/n² इंटू n, तो n से एक n ये पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या मिलेगा, 1/n। अब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या मिलेगा, 0। 1/n अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे यहाँ पे तो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो ये देखो यहाँ पे क्या मिला कि सम तो हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज हो रहा था, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा नहीं होगा। कुछ सीक्वेंस ऐसे मिलेंगे जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज कर जाएंगी, कुछ ऐसी मिलेंगी जो कन्वर्ज नहीं करेंगी। तो इस वाले केस में हमारे पास इस तरह की कुछ कंडीशंस बनेंगी। अब एक और रिजल्ट देख लेते हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कई बार यूज करेंगे और एग्जाम में इससे रिलेटेड लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो nth टर्म लिखा है सीक्वेंस का वो क्या है, r⁴n। तो अब लिमिट इसकी डिपेंड करेगी r पे, r हमारे पास कोई फिक्स नहीं है, अभी क्या है ये फिक्स्ड नंबर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखो r को फिक्स किया, अगर r>1 लिया है, r>1, ठीक है, तो उसके लिए इसकी लिमिट किसकी तरफ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, r>1। जैसे r>1 हमारे पास क्या हो गया, अगर मैं r बराबर 2 ले लूँ तो यहाँ पे ये लिमिट टोटल क्या चेंज होके आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n। अब देखो 2 क्या होगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 मतलब 2 का इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारे पास एक इन्फिनिटी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 का इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक इनफाइनाइट नंबर मिल जाएगा। तो r>1 के लिए ये तो प्लस इन्फिनिटी लिमिट मिलेगी इसकी, लेकिन r अगर मैं -1 और 1 के बीच में लिमिट कोई भी वैल्यू लेता हूं तो उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। r अगर 0 लेते हैं तब तो 0 हो ही गया। -1 और 1 के बीच में कोई नंबर, मतलब 0 यहाँ है, 1 यहाँ और -1 यहाँ, तो इसके बीच का कोई नंबर क्या हो जाएगा, इसके बीच का कोई नंबर होगा 1/n, ठीक है, 1/n, और n> 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अगर कोई भी नेचुरल नंबर जो <2 हम पुट करेंगे या 2 के बराबर इक्वल भी कर सकते हैं, तो वो 1 और 1 से कम मिलेगा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, वो इंटीजर नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि निगेटिव की तरफ भी वैल्यू ले रहे हैं ना इधर वाली। तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, -2, तो वो भी -1 से कम होगा, -3। इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि हम इस तरह के नंबर लेंगे और इंटीजर यहाँ पे n> +-2 कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटीजर होता है i = 0, ±1, ±2, इस तरह से नंबर। तो कुल मिला के हमें नंबर कैसा लेना, 1/, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा, मान लो 1/2 ले लेता हूँ, तो 1/2 की लिमिट देखो, r बराबर 1/2 पुट कर रहे हैं, तो लिमिट देखो क्या यहाँ पे आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r की जगह 1/2n। अब देखो यहाँ पे क्या ये चेंज होके आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n। अब n कहाँ पे है, 1/2n, तो अपॉन में n है, तो 1/2 और अभी मैंने क्या देखा था कि 2 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। तो इसके बीच में r⁴n की लिमिट क्या आएगी, वो 0 आएगी, और r बराबर 1 पे तो 1 मिलेगी लिमिट इसकी, 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे n बचेगा नहीं, तो वो हमारे पास इस तरह से यहाँ ये लिमिट मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल दिया गया है, अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है, ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। देखो तो अब इस सीक्वेंस के लिए हमें क्या प्रूव करना है, ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए अगर मैं इस पूरे an टर्म को ध्यान से देखूं तो ये
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टाइप से लिखा है, जीपी टाइप से, ठीक है। अगर इसका आरएथ अगर मैं इसका रेशियो देखूं, जीपी में क्या होता है, सम का फार्मूला, अगर मैं इस टोटल जीपी को इसका सम करूं तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है इसका 1/5, ठीक है। क्या होता है कि ये टर्म हमारे पास A1 A2 A3 A4, तो कॉमन रेशियो का मतलब होता है AR/AR-1, AR/AR-1। तो यहाँ पे 1/5/1 करेंगे या फिर 1/5² करेंगे तो हमें कॉमन रेशियो 1/5 मिलेगा। अब इस जीपी का सम का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला हमारे पास होता है A×R⁻n−1/R-1। तो इसको अप्लाई कर देंगे। A बराबर फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, तो 1 पुट कर देंगे, और R बराबर क्या आया 1/5, तो 1/5 की पावर n-1/1/5 -1, तो 1/5 -1 ये जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास -4/5, तो ये हो जाएगा -4/5। तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, -4/5 इंटू 1/5 की पावर n, तो 1 की पावर n 1 हो जाएगा, 5 की पावर n-1। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे -4/5 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो -4/5 की पावर, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ये हमारे पास क्या आएगा, -4/5 नहीं आएगा, ये 5/4 आएगा, -5/4 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या आएगा टोटल -4/5, तो जब यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो ये -5/4 मिलेगा, तो ये -5/4। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, 5 एक है और नीचे अपॉन में 5 की पावर n है, तो यहाँ से एक पावर इसको कम करके लिख सकते हैं, तो इसको टोटल लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/5 की पावर n-1 प्लस 5/4। अब देखो यहाँ पे, अब हमें इसकी लिमिट ले सकते हैं, लिमिट लेंगे और ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा था उसका यूज करेंगे। तो लिमिट इसकी लेते हैं, लिमिट हमें लेनी है n →∞ an बराबर क्या लिख सकते हैं, लिमिट n →∞ -1/4 इंटू 1/5 टू पावर n-1 प्लस 5/4। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे देखो इस वाले टर्म को, क्योंकि जहाँ भी n होगा वहाँ पे हम इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तो 1/5 की पावर n-1 है, तो 1/5 क्या है, ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 की पावर कितनी करेंगे, इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/5 की पावर इन्फिनिटी, तो ये वाला केस बन जाएगा, इसमें आएगी वैल्यू इसकी, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, और प्लस यहाँ पे n है नहीं तो इसकी लिमिट 5/4, तो टोटल लिमिट क्या आएगी 5/4 आएगी इसकी। तो यहाँ से क्या मिला कि ये सीक्वेंस हमारे पास जो ली गई थी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। इसके बाद एक दो और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये में चेक करना है कि कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब भी कहीं भी अंडर रूट आए और वो माइनस या प्लस साइन में लिखा हो तो कॉन्जुगेट से हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे an लिखी है सीक्वेंस हमारे पास, स्क्वायर रूट n और स्क्वायर रूट n+2 माइनस n, तो इसमें क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में माइनस साइन के साथ में लिखा है इसके कॉन्जुगेट से, मतलब n√n+2 प्लस √n और इससे ही ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, √n+2 माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ पे √n। अब यहाँ से देखो दो
इन दोनों टर्म से क्या मिल जाएगा, इन दोनों टर्म से हमें मिलेगा अंडर रूट एन प्लस टू माइनस अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन प्लस टू प्लस अंडर रूट एन। तो यहाँ से एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, टू स्क्वायर रूट एन अपॉन स्क्वायर रूट एन प्लस टू प्लस। तो यहाँ पे हमने क्या फार्मूला अप्लाई किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया था। अब हमारे पास टोटल ये क्या आया, 2 इंटू स्क्वायर रूट एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस टू प्लस स्क्वायर रूट एन। तो ऊपर और नीचे से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एन कॉमन कर लेंगे। तो ए एन बराबर क्या मिलेगा, ऊपर तो स्क्वायर रूट एन है ही हमारे पास इंटू टू, यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब इस स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा, 1 प्लस टू अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ से स्क्वायर रूट से एन से स्क्वायर रूट एन कैंसिल हो जाएगा। तो ये टोटल क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन एन का स्क्वायर रूट प्लस 1। अब इसकी अगर हम लिमिट लेते हैं तो हमें लिमिट की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लो, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन एन का स्क्वायर रूट प्लस 1। तो जहाँ भी एन है वहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो ये जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे इस वाले टर्म में तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 प्लस 0 मतलब ये 1 रहेगा टोटल। तो 1 प्लस 1 टोटल लिमिट क्या मिलेगी, 2 अपॉन 1 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, यहाँ भी 1 मिल जाएगा और यहाँ भी 1, यहाँ पे तो कोई n है ही नहीं तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इसकी लिमिट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक ही रिजल्ट और है। अगर कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है ए पे, तो अगर उसके टर्म का स्क्वायर लें और वो जो सीक्वेंस मिलेगी वो भी हमारी किस पे कन्वर्ज करेगी, ए स्क्वायर पे। मतलब क्या हुआ, अगर टर्म का स्क्वायर लूँ तो उसकी जो लिमिट आएगी, जो पहले सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही थी ए वे, उसके स्क्वायर के इक्वल आएगी। जैसे ए एन स्क्वायर कन्वर्ज करेगा ए स्क्वायर पे, लेकिन इसका कन्वर्स नहीं हमेशा ट्रू होगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास वही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है -1 टू पावर एन। ये इसका स्क्वायर तो कन्वर्ज करेगा, ठीक है। जब स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास 1 1 1 सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे अब अभी हम सीक्वेंस के टर्म लिखे हैं इसके, तो क्या आएंगे -1 1 -1 1। और जब इसके स्क्वायर का टर्म, इसके सभी टर्म का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 1 इस तरह से। तो टर्म्स का स्क्वायर कर लिया तो ये हमारे पास ए एन स्क्वायर मिली है। तो ये तो 1 पे कन्वर्ज कर जाएगी, लेकिन सीक्वेंस हमारे पास ये कन्वर्ज 1 पे नहीं करेगी, तो कन्वर्ज इसका नहीं ट्रू होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ़ ए इज ए नंबर ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर ए है और वो 1 से बड़ा है तो उसकी लिमिट क्या होगी, इस वाले टोटल टर्म की लिमिट क्या होगी। अब यहाँ पे देखो nth रूट ऑफ ए लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी कहीं हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर रूट लगा के यहाँ पे कोई अगर नंबर लिख दें n, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1 अपॉन n। तो a की पावर 1 अपॉन n लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर 1 अपॉन n। अब देखो जब यहाँ पे हम a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे, मतलब अगर जैसे यहाँ पे अभी हम 2 पुट करके देख लेते हैं, लिमिट a बराबर हम क्या पुट कर रहे हैं, 2। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर 1 अपॉन n। जब यहाँ पे हम n की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट ये हो जाएगा 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। तो देखो लिमिट हमें क्या मिली, 1। तो अगर मैं a ग्रेटर देन 1 लेता हूँ तो इसकी लिमिट क्या होगी, 1 के इक्वल आएगी, इस वाले टोटल की लिमिट। तो ये सारे एग्जाम्पल
या फिर सारे रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और कई बार जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पे लगभग इसी तरह के स्टेटमेंट दिए होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट भी कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस का और क्लियर होता है इन सारे, अगर मैं रिजल्ट्स को पढूं और डिस्कस करूं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ यहाँ पे कॉसी कन्वर्जेंस सीक्वेंस के बारे में रिजल्ट्स देखेंगे। तब तक के लिए जो भी मैंने बताया उसको पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।